विचारधारा को लाई तो धीरे धीरे और विषयों में भी पहुंच गई, मनोविज्ञान में पहुंच गई, अर्थशास्त्र में पहुंच गई और अन्य सामाजिक विज्ञानों में पहुंच गई, और साथ साथ ये विचारधारा राजनीतिक विज्ञान में भी आ गई। राजनीतिक विज्ञान में तो कुछ समय बाद ही आई। इन द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इट एंटर्ड इनटू द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत में विज्ञानवाद का उदय हुआ और चार्ल्स मेरियम के सबसे पहले अगर नाम हम लें तो ग्राहम वेलेस की पुस्तक है, ग्राहम वेलेस द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। 1908 की पुस्तक थी ग्राहम वेलेस की, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 की पुस्तक थी, 1908 की, बाय ग्राहम वेलेस। उसके बाद और भी पुस्तकें आई, उसमें चार्ल्स मेरियम का नाम आता है। चार्ल्स मेरियम न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, चार्ल्स मेरियम की पुस्तक थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। 1925 की किताब थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। और भी बहुत सारी पुस्तकें आई। इसके बाद बहुत सारे विचारक आए। हैरोल्ड लैसवेल का नाम आता है, इसमें नाम आता है डेविड ईस्टन का नाम आता है, गैब्रियल आमंड थे, इसमें रॉबर्ट डाल हैं, जोसेफ शुम्पीटर हैं, हेन्स एलाउ हैं, हेन्स HEINZ हेन्स एलाउ ELAU हेन्स एलाउ। बहुत सारे विचारक हैं। जॉन बी वॉटसन जिन्होंने बिहेवियरिज्म नाम की पुस्तक लिखी, व्यवहारवाद नाम की पुस्तक लिखी, जॉन बी वॉटसन। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे विचारक 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों से राजनीतिक विज्ञान में आना आरंभ हो गए, जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान को एक नई दिशा, एक नया आपके लिए एक नया कलेवर प्रदान कर दिया। और ये नई दिशा जो थी, इनको जो प्राप्त हुई थी, इसकी जो प्रेरणा प्राप्त हुई थी, वो ऑगस्ट कॉम्टे से ही प्राप्त हुई थी, जो प्रत्यक्षवाद के जनक थे या माने जाते हैं। इसलिए जो मॉडर्न जो पॉलिटिकल थॉट है, उसका सबसे बड़ा विषय ये है, आप जो भी अध्ययन करें वो कल्पनावादी नहीं होना चाहिए, वो मूल्य परक नहीं होना चाहिए, वो आपका कोरा दार्शनिक चिंतन नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ mere dry philosophical introspection. It should not be value oriented. It should not be subjective. यह आत्मपरक नहीं होना चाहिए, यह मूल्य परक नहीं होना चाहिए। यानी अगर मूल्य परक हो गया तो आप हर चीज़ में आप ये देखेंगे ऐसा होना चाहिए। शासन व्यवस्था का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं और अगर आप मूल्य परक हो गए, तो ये जो वैज्ञानिक राजनीतिक विचारक हैं, जिनका अभी हमने नाम लिया 20वीं शताब्दी वाले, उनका कहना है कि अगर आप मूल्यों का अगर आपने निर्धारण कर लिया अपने अध्ययन में, इफ़ यू डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू गिव प्लेस टू द वैल्यूज़, then you will never be able to understand the real nature of the problems that are there, whether in politics or whether in other areas. इसलिए इन सब ने ये माना कि अगर आपको अध्ययन करना है तो आपका अध्ययन वैज्ञानिक होना चाहिए। वैज्ञानिक से तात्पर्य ये है कि आपका अध्ययन आनुभाविक होना चाहिए, एम्पिरिकल होना चाहिए, एम्पिरिकल होना चाहिए, आनुभाविक होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है एम्पिरिकल होना चाहिए, आनुभाविक? यानी वैज्ञानिक अध्ययन से ये तात्पर्य नहीं लगाया जा सकता कि जो आप भौतिक विज्ञान में, रसायन शास्त्र में, जो आप नक्षत्र शास्त्र में अर्थात एस्ट्रोनॉमी में, जो आप वनस्पति विज्ञान में यानी बॉटनी में, जो आप जीव विज्ञान यानी जूलॉजी में, जो आप भूगर्भ विज्ञान अर्थात जियोलॉजी में, जिस तरह से आप
वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, लैब में जाकर अध्ययन करते हैं, कुछ फार्मूला बनाते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, उस तरह का अध्ययन यहाँ संभव नहीं है राजनीति विज्ञान में। इसलिए जब ये लोग बात करते हैं कि राजनीति में वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, तो पहला तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट है, जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन है, उसको वैज्ञानिकता की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है। ये बहुत बड़ा, ये आप समझ लीजिए, परिवर्तन है। अगर एक शब्द में कहा जाए, एक पंक्ति में कहा जाए, व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट एंड द थॉट दैट वाज देयर ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स और द ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, तो सबसे सामान्य उत्तर यही होगा कि दैट अ मूवमेंट फ्रॉम वैल्यू लेडन टू फैक्ट लेडन स्टडी, अर्थात मूल्यपरक अध्ययन से आगे बढ़कर अब तथ्यपरक अध्ययन शैली अब अपनाई जाती है या प्रणाली अपनाई जाती है। अर्थात देयर इज इन अदर वर्ड्स वी कैन से द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ philosophies, or the difference between the two types of theories, that is the ancient theory or the ancient thought and the modern thought or the contemporary thought, is one of values, मूल्यों का। प्राचीन राजनीतिक चिंतन में मूल्यों को बहुत महत्व दिया गया। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में या समकालीन राजनीतिक चिंतन में 20वीं शताब्दी के बाद, 20वीं शताब्दी से आरंभ होने वाला जो राजनीतिक चिंतन है, उसमें सबसे बड़ा अंतर है मूल्य को लेकर ही है। समकालीन राजनीतिक चिंतन में मूल्यों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। हाँ, बाद में एक समय ऐसा आया उत्तर व्यवहारवाद में, जब उनको यह एहसास हुआ, इस चीज़ का अनुभव हुआ कि परहैप्स दे हैव गॉन टू फार ऑन द रोड ऑफ फैक्ट। जब चिंतकों को लगा, विचारकों को लगा, संभवतः हम तथ्यों की सड़क पर बहुत आगे निकल गए हैं। To an abnormal distance, we have covered an abnormal distance that was not required to be traversed on that road. Fact, पढ़ते पढ़ते, तथ्यों का अध्ययन करते करते, वो सब आंकड़ों का अध्ययन करते करते, जिसे कहते हैं आंकड़ेबाज हो गए। They became statisticians. They were no more political theoreticians. They were no more political philosophers. अब वो राजनीतिक चिंतन अब नहीं, चिंतक नहीं रह गए, वो स्टैटिस्टिशियंस बन गए। आंकड़ों में, आंकड़ों के विद्वान बन गए, आंकड़ों के ज्ञाता बन गए। इसलिए जो समकालीन राजनीतिक जो चिंतन है, उसमें मूल्यों को कोई स्थान नहीं है, उसमें आदर्शवादी चिंतन का कोई स्थान नहीं है, उसमें नीतिपरक चिंतन का कोई स्थान नहीं है। तो स्थान किसका है? स्थान किसका है फिर? What ultimately then they are studying about? They want to study, or they are studying about, is about what is happening, about the current scenario, about the actual state of affairs. These are the issues of their study. तो हमको ये सबसे पहले दिमाग में बैठा लेना होगा कि कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल थॉट है, दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एंशिएंट और फ्रॉम द मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। इसीलिए ये नाम ही पड़ा है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट। और ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट से भी भिन्न हो जाता है। एक तो ये हमने आपको बताया कि इसमें जो भिन्नता आई है वो मूल्यों को लेकर और तथ्यों को लेकर। समकालीन राजनीतिक चिंतन तथ्यों का, सत्यों का अन्वेषण करता है। वो मूल्यपरक अध्ययन से उसका कोई लेना देना नहीं है। मूल्यपरक अध्ययन की आलोचना करता है और कहता है कि ये व्यर्थ का अध्ययन है। इन मूल्यों से, इन आदर्शों के अध्ययन से हमें वास्तविक जगत की, हमें वास्तविक विश्व की, वास्तविक राजनीति का
राजनीतिक व्यवस्था का हमको ज्ञान नहीं हो सकता। वैल्यूज और आइडियल्स कैन नेवर लीड अस टू द एक्चुअल स्टडी ऑफ द स्टेट और ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो, इसलिए दे आर ऑलवेज रूटिंग फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो हम यहां पर आपसे बात कर रहे थे साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स क्या हुआ, वैज्ञानिक अध्ययन से तात्पर्य क्या है। अभी हमने आपको बताया जिस प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन भौतिक शास्त्रों में या प्राकृतिक शास्त्रों में किया जाता है, नेचुरल साइंसेस में, प्राकृतिक विज्ञानों में, भौतिक विज्ञानों में, गणितिक विज्ञानों में, मैथमेटिकल साइंसेस में, बायोलॉजिकल साइंसेस में, नेचुरल साइंसेस में, जिस प्रकार से विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उस प्रकार का अध्ययन फिलहाल राजनीति विज्ञान में या अन्य सामाजिक विज्ञानों में नहीं है। फिर भी हम लोग कहते हैं कि हाँ वैज्ञानिक अध्ययन है, तो इसको भी हमें जानकारी होना चाहिए, समझ लेना चाहिए क्या हुआ, कैसे हम कहेंगे वैज्ञानिक अध्ययन है सामाजिक विज्ञानों में और राजनीतिक विज्ञान में। देखिए इसके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ जो अभी हमने बताया, एम्पेरिकल स्टडी। एम्पेरिकल स्टडी और एम्पेरिसिज्म, अनुभववाद या आनुभाविक अध्ययन, ये शब्द अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। अनुभववाद या आनुभाविक अध्ययन। अब इस शब्द पर जरा ध्यान प्रकाश डालिए। अनुभववाद, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। भाई एक्सपीरियंस कैसे होगा, जब कोई वास्तविक घटना घटेगी तभी तो आपको अनुभव होगा। आप चल रहे हैं सड़क पर और आपने देखा कि अगर हम सड़क पर ध्यान से नहीं चलेंगे तो हम किसी वाहन से टकरा जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। और आपने देखा एक ऐसी घटना, मान लीजिए देखा, तो आपकी जो कल्पना थी कि हम सड़क पर ध्यान से नहीं चलेंगे तो हम चोट खा जाएंगे, आपकी इस कल्पना को पुष्टि हो गई, सत्यापन हो गया जब आपने कोई घटना देखी या स्वयं के साथ कोई घटना हुई। When you came across an accident, God forbid, or when you saw a person meeting an accident, then you experience that thing that perhaps if you are not cautious on the road, then we are most likely to meet with an accident. आपका क्या हुआ, यह अनुभव हुआ। आपने अनुभव कहाँ से ही किया, एक तो केवल अनुभव नहीं हुआ, ये आपको अपनी इंद्रियों से ज्ञात हुआ, ये इंद्रियों से आपको अनुभव प्राप्त हुआ। आपको सेंसरी ऑर्गन से, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टच एंड स्मेल। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, 5 हमारे इंद्रियाएं हैं। इन इंद्रियाओं से तो हम फील करते हैं, अपने सेंसरी ऑर्गन से तो फील करते हैं। आपने कुछ बहुत अच्छा खाया तो आपकी जिह्वा बता देगी वो कैसा आपका स्वाद क्या था, भोजन का स्वाद कैसा था, यह आपका अनुभव हो गया। आपने आम खाया, बहुत मीठा आम था, देन यू विल गो गागा, देन यू विल अप्रिशिएट दैट द मैंगो वॉज वेरी स्वीट, इट वॉज वेरी टेस्टी। तो क्या हुआ, यह अनुभव पर आधारित है, ये कल्पना पर आधारित नहीं है। यानी जो प्राचीन यूनानी जगत था, राजनीतिक सिद्धांत था, वो कल्पना पर आधारित था। उसमें यह था कि जैसा हमने बताया कि बहुत पढ़ा लिखा दार्शनिक शासक होगा तो वो राज्य को बहुत अच्छे से चलाएगा, राज्य का प्रशासन बहुत अच्छे से करेगा। और प्लेटो ने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर दार्शनिक शासक के राज्य में अगर संविधान नहीं भी है, विधि की संहिता नहीं भी है, कानूनों की संहिता नहीं भी है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं भी है, कोड ऑफ लॉज नहीं भी है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। दार्शनिक शासक का तो स्वरूप इतना उज्जवल होता है, इतना द्योतमान होता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके ओज से, उसके औरा से, उसके तेज से सब संत हो जाएंगे, सब अनुशासनमय हो जाएंगे। इसलिए ये प्राचीन समय का ये विचारधारा थी। आज की जो विचारधारा है, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की जो विचारधारा, वो इसको नहीं मानता और कहता है ये तो अनुमान पर आधारित है।
आपने जिस चीज़ को देखा ही नहीं, जिस चीज़ को अनुभव ही नहीं किया, आप उसके बारे में इतने आप निश्चयवादी कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन यू बी सो कन्फर्म, हाउ कैन यू बी सो कॉन्फिडेंट about a thing or about a phenomena which you haven't seen yet? You are simply basing your ideas on mere speculation. आप अपने विचारों को केवल अपने कल्पना पर आधारित हैं. Therefore, this is most unscientific. This is what David Easton said in his vehement criticism of traditional political theory. डेविड ईस्टन ने या अन्य विचारकों ने जब आलोचना किया परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की, तो इसी आधार पर कहा, इसी आधार पर चिंतन किया. वो कपोल कल्पना पर आधारित है. जिस चीज़ का आपने अनुभव नहीं किया, आप कैसे उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? इसलिए जो समकालीन राजनीतिक चिंतन है वो अनुभव को, अनुभववाद को बहुत महत्व देता है. और हमने आपको बताया अनुभववाद क्या है. अनुभव क्या है? अनुभव जो आपकी ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है. 5 ज्ञानेंद्रियां हमने आपको बता दी, आपको पता भी है. इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो आपको अनुभव प्राप्त होता है वही वैज्ञानिक अनुभव माना जाएगा. यानी एक्सपीरियंस दैट यू गेन आउट ऑफ योर सेंसरी ऑर्गन्स, only those experiences would be termed to be as scientific in character. और आपके ज्ञानेंद्रियों से विरत अगर कोई आपने अनुभव प्राप्त किया तो वो वैज्ञानिक अनुभव नहीं कहलाएगा. वो एम्पेरिकल, वो आपके लिए स्टडी नहीं कहलाएगी. यानी वैज्ञानिकता से परे कैसे अनुभव प्राप्त होगा? अनुभव हमने कहा कि आपको ज्ञानेंद्रियों से मिलेगा. तो क्या ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त भी क्या कभी अनुभव मिलता है? फॉर इंस्टेंस, यू केम अक्रॉस अ वेरी नाइस पर्सन, ही वॉज अ मैन ऑफ अ हाई आइडियल्स, हाई नोबल आइडियल्स, मॉरल आइडियल्स, और आपने उससे कुछ बातें सुना और ग्रहण किया. तो ये जो आपने अपने अनुभव से आपने उसको देखा, समझा, सुना, उसके अनुभव को जो उसने दूसरों से सुना और बोरो किया, वो एक एम्पेरिकल, वो नहीं कहा जाएगा. वो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल, यू कैन से ऑन हिज सेंसरी ऑर्गन्स. उसने खुद तो फील नहीं किया, कहीं बड़ी बड़ी बातें सुनाया, उसने कहा कि हाँ, माई एक्सपीरियंस इज बेस्ड ऑन एम्पेरिसिज्म, माई एक्सपीरियंस इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक लॉजिक. यानी वो इस चीज़ को, वो एम्पेरिकल थ्योरी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी. इसलिए 20वीं शताब्दी में जिस प्रकार का समकालीन राजनीतिक चिंतन का युग आरंभ हुआ, उसने पहला तो प्रहार किया मूल्यों पर, आदर्शों पर, नैतिकता पर. यानी जो वैल्यू लेडन जो स्टडी थी उसको उसने पूरा समाप्त कर दिया. दूसरा उसने जो काम किया वो ये था कि सब्जेक्टिव एनालिसिस को भी खंडन करा, उसका सब्जेक्टिव एनालिसिस का, अर्थात आत्मपरक विश्लेषण की परंपरा का उसने आलोचना किया और उसको समाप्त करने की बात कही और समाप्त कर भी दिया बहुत काफ़ी हद तक. तो सब्जेक्टिव एनालिसिस का जो एरा था कम से कम कुछ समय तक तो समाप्त हो गया. तीसरा जो ये था कि दैट कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी और कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थॉट बिकेम इट एज्यूम्ड द कैरेक्टर ऑफ अ फ्री बर्ड, अर्थात एक स्वतंत्र पक्षी का स्वरूप उसने अपना लिया. स्वतंत्र पक्षी की तरह से समकालीन राजनीतिक चिंतन है. इसका तात्पर्य क्या? देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि जो समकालीन राजनीतिक विषयों का जब अध्ययन किया जाता है, हमने बताया वो वैज्ञानिकता की ओर जाता है, वो अनुभववाद से सीखता है. अब देखिए, राजनीतिक विषय का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए इन राजनीतिक चिंतकों को, राजनीतिक विद्वानों को जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा वो सब जगह जाएंगे. अगर उनको समाजशास्त्र का अध्ययन करना है, जहाँ समाजशास्त्र में अगर कुछ उनको राजनीतिक घटनाक्रम
के कुछ तथ्य मिल रहे हैं। अगर सोशियोलॉजी के क्षेत्र में जाकर एक्चुअल पॉलिटिकल एक्टिविटी के वास्तविक राजनीतिक घटनाक्रम का अगर कोई वहाँ तथ्य मिल रहा है तो वो समाजशास्त्र का भी सहारा लेंगे, इसी तरह से वो इतिहास का भी आश्रय लेंगे। अगर उनको अपने राजनीतिक किसी तथ्य को खोजना है, किसी अगर पॉलिटिकल फैक्ट को खोजना है, तो कहाँ से मिल पाए? जो पहले घटित हुआ तो उसको इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा। देन दे विल वेंचर इनटू द डोमेन ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो। इसी तरह से अगर उनको आवश्यकता पड़ेगी कि गणित के क्षेत्र में जाकर अपनी बात को सिद्ध करना, तो वो उधर भी जाएंगे। दे विल गो टू द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स ऑल्सो, फिजिक्स ऑल्सो, बायोलॉजी ऑल्सो। दे विल नॉट हेजिटेट in approaching any of the social sciences or natural sciences if the condition of the or if the circumstances arises so। अगर उनको तथ्यों के आकलन के लिए या वैज्ञानिकता का आप कह लीजिए कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, खोज के लिए अगर वहां तक जाना पड़े तो अवश्य जाएंगे। तो क्या है? फ्री बर्ड है। दिस इज लाइक अ फ्री बर्ड। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट इज समथिंग लाइक अ फ्री बर्ड। और इसीलिए हम कहते हैं इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। ये अंतः विषयात्मक अध्ययन है। अंतः विषयात्मक अध्ययन का मतलब ही यही है कि दैट पॉलिटिक्स इज नॉट अ मास्टर साइंस। जो अरस्तु एक समय कहता था कि राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है, दैट पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस। अब वो समकालीन राजनीतिक चिंतकों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया और कहा कि सब कुछ अपने विषय में नहीं मिलेगा। आपको सारा विज्ञान अपने विषय में नहीं मिलेगा। आपने तो अपने विषय में इतना कल्पनावादी दर्शन भर दिया, इतना स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी भर दिया है, इतना यूटोपियनिज्म आ गया, इमेजिनेशन आ गया है कि परहैप्स it is very very difficult or almost next to impossible to call this subject as a master science। इसलिए उन्होंने कहा कि नाउ इन ऑर्डर टू मेक योर सब्जेक्ट मोर साइंटिफिक, मोर रिलायबल, मोर अथॉरिटेटिव, मोर ट्रस्टवर्दी, यू विल हैव टू मूव आउट ऑफ योर ओन हाउस। अब समय आ गया है कि जब यदि आपको अपने विषय की सार्थकता सिद्ध करना, वैज्ञानिकता सिद्ध करना है, प्रासंगिकता सिद्ध करना है, उसकी उपादेयता सिद्ध करना है, तो आपको अपने घर से बाहर निकलना होगा। क्योंकि आपने अपने घर में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जहाँ से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। बाहर की दुनिया देखिए, बाहर कितना कुछ घट रहा है, क्या क्या आगे दुनिया बढ़ गई है, और आप दर्शन में पड़े हैं। 2 महायुद्ध हो गए, लेकिन यू आर अनेबल टू प्रिडिक्ट what went wrong with the world, what went wrong with the individual countries। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम उन सभी विषयों में जाएंगे जहाँ से हमें यथोचित वैज्ञानिक सामग्री मिलेगी, और उस सामग्री के आधार पर हम एकत्र करके शोध करेंगे, एंड देन वी विल बिल्ड अ थ्योरी। हम एक सिद्धांत का निरूपण करेंगे, और ऐसा सिद्धांत होगा कि वो सिद्धांत सार्वभौमिक होगा, सभी पर लागू हो सकता है। दैट इज इफ वी वांट टू स्टडी अ स्टेट देन वी विल बिल्ड अ थ्योरी ऑफ द स्टेट। अब राज्य का सिद्धांत जो बनाएंगे वो सिद्धांत ऐसा नहीं होगा कि आदर्शवादी सिद्धांत, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श शासक कैसा होना चाहिए, अर्थात हमारे राज्य का सिद्धांत ऐसा नहीं होगा। हमारा राज्य का सिद्धांत होगा अर्थात राज्य किस प्रकार से स्थिर होना चाहिए, राज्य की दशा क्या है, कैसे स्थिर होगा, विश्व युद्ध क्यों हो रहे हैं, why ultimately the two world wars occur, why did they occur, आखिर हमें इसका कारण खोजना है, and we have to find the solution as well, why the world is passing through a stage of instability, अस्थिरता के दौर से क्यों दुनिया गुजर रही है, हमें इस बात की जानकारी करना होगा। इसलिए ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट में ये बहुत बड़ा ये डोमिनेंट क्वेश्चन आ गया। इसलिए हमारे मस्तिष्क में एकदम क्लियर रहना चाहिए कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट में एक ऐसा फेज आया
starting from the initial years of the 20th century and continuing up to the year 1960। सन 1900 से आरंभ होकर, यानी प्रथम विश्व युद्ध से आरंभ होकर के पहले से आ रहा, क्योंकि हमने बताया 1908 में ग्राहम वेल्स की पुस्तक आई थी, ग्राहम वेल्स की पुस्तक आई थी, है ना, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। 1908 से लेकर ये पूरी उस तरह का चिंतन आरंभ हो गया था। 1960 तक चला, 1960 जब पोस्ट बिहेवियरलिज्म फिर आया। पोस्ट बिहेवियर यानी 60 साल का ये दौर ऐसा था कि जब केवल यथार्थवादी राजनीतिक चिंतन हो रहा था, राजनीति का यथार्थवादी स्वरूप का चिंतन हो रहा था, आदर्शवादी स्वरूप का नहीं। जब विज्ञान के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ गया था राजनीतिक विज्ञानियों में। लियो स्ट्रॉसो कहता है, इस प्रकार के अध्ययन में, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में राजनीति तो समाप्त हो गया। इन द क्वेस्ट ऑफ मेकिंग पॉलिटिकल साइंस अ साइंस, अल्टीमेटली द वर्ड पॉलिटिक्स वॉज गॉन, इट इवापोरेटेड। राजनीतिक विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन में अंततः विज्ञान ही रह गया, राजनीति तो उड़ गया। इस प्रकार का अध्ययन हो रहा था, कितना ज़्यादा विज्ञानवाद। तो 1960 तक आते आते वो समय समाप्त हो गया। वो वाला फिर, हाँ, वो विज्ञानवाद का समय फिर अब समाप्त होने लगा। अब बैक टू, आपके लिए बैक टू फिलोसफिकल एरा अब जाने लगे, अर्थात उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद डेविड ईस्टन ने जो थ्योरी दिया, उसमें बैक टू द वैल्यूज़ के बारे में बात आई, बैक टू सब्सटेंस के बारे में बात आई, मूल्यों की ओर लौट चले। लेट अस रिटायर टू द स्टेट ऑफ नेचर, जो रूसो कहता है अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, लेट अस गो बैक टू द वैल्यूज़, लेट अस गो बैक टू द सब्सटेंस, लेट अस नॉट बिगिन आवर जर्नी विथ फैक्ट्स एंड द टूल्स ऑफ रिसर्च। अतः तथ्यों और शोध विधि के आधार पर या इनके साथ हमें अपनी यात्रा नहीं आरंभ करना चाहिए, बल्कि समस्याओं की मूल जानकारी हमें प्रथम लेना चाहिए। पहले हमें समस्या जानना चाहिए और उसके बाद ही हमारा अगला कदम होना चाहिए। इसलिए 1960 तक का ये व्यवहारवाद का जो काल था, इससे यहाँ तक विज्ञानवाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव बना रहा। तो इसलिए ये जो हमने आपके सामने पूरी ये जो बात रखी है, ये पूरा एक प्रकार से समअप करने का प्रयास किया है कि प्राचीन राजनीतिक चिंतन कैसा था और आधुनिक या समकालीन राजनीतिक चिंतन कैसा है। हमें इसके बारे में जब तक परसेप्शन एकदम क्लियर नहीं होगा, हम नहीं समझ पाएंगे समकालीन राजनीतिक चिंतन क्या है, इसको किसे कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आज के इस लेक्चर में आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी और साथ ही साथ आपका कुछ आपकी, जिसे आपके लिए कुछ हो सकता है संशय भी रहा हो। हम कंटेम्प्रेरी क्यों कहते हैं और कंटेम्प्रेरी से तात्पर्य क्या, समकालीन से तात्पर्य क्या, तो हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लियरिटी अवश्य रहना चाहिए। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको आज के इस लेक्चर से ज़रूर कुछ लाभ मिला होगा। और अभी कल हम जब अगला क्लास लेंगे आपको इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तब थोड़ा सा और समकालीन विचारधारा के बारे में आपको बताएंगे कि 1960 के बाद कैसा समय आरंभ होता है ना। तो उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ जानकारी रहेगी। और साथ ही साथ हम आपसे बात करेंगे अबाउट पॉजिटिविज्म, अर्थात प्रत्यक्षवाद क्या है ना, प्रत्यक्षवाद क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, इन सारे विषयों के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लेक्चर मैं यहीं समाप्त करूंगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी वेल एंड ऑल्सो give lot of attention to your studies, है ना। Do not please waste your time and also do lot of exercises when you are staying back at home। जब आजकल आप अपने घर में हैं तो खूब व्यायाम भी करिए, है ना, तभी आप पढ़ पाएंगे, तभी आपको रुचि होगी पढ़ाई में। तो कुछ ना कुछ शारीरिक व्यायाम अवश्य करिए और साथ ही साथ स्वतः अध्ययन या स्व अध्ययन अवश्य करिए। वी मीट टुमारो अगेन। ओके, बाय, थैंक्स अ लॉट।